वेलकम टू ऑक्सफोर्ड स्टडी। रियल नंबर यानी 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर और पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जितनी भी सारी संख्याएं हैं इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? तो टू पार्ट में। पहला पार्ट क्या है कि इमेजिनरी नंबर। पहला पार्ट क्या है? इमेजिनरी नंबर। और दूसरा पार्ट क्या है? रियल नंबर। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये 11th क्लास में पढ़ना है आपको। क्लियर है? जो ए प्लस आई बी के रूप में होता है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको कहते हैं रियल पार्ट। ठीक है? तो ये आपको 11th में पढ़ना है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। क्लियर है? अब देखना आपको रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या क्या है एक्चुअली में। तो वास्तविक संख्या को दो भाग में डिवाइड किया गया। पहला रेशनल और दूसरा इरेशनल। पहला रेशनल, दूसरा इरेशनल। तो रेशनल क्या है? रेशनल नंबर क्या है? व्हाट इज रेशनल नंबर? तो पर में जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं यानी बटे में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, जहाँ क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया 6/8, ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। ठीक ना? जहाँ ये क्या है? 8 है, जीरो नहीं है, ये बराबर जीरो नहीं है। अब जीरो होगा तो क्या होगा? हमने 7 बटे अगर जीरो लिख दिया तो समथिंग बटे जीरो क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन। तो जब अनडिफाइन हो जाएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, और जब कोई मतलब नहीं निकलेगा तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर है? जैसे में देख लीजिए 5, 3/5, या फिर ये पॉइंट में भी रहेगा तो रेशनल नंबर रहेगा। यानी कि ये जो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, वो वास्तविक संख्या भी हो सकता है, ठीक ना? पूर्ण संख्या भी हो सकता है, गिनती की संख्या भी हो सकता है, हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो पी बटे क्यू के रूप में जिसको भी हम लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। और उसका जस्ट अपोजिट अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर क्या है कि जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो जिसको भी हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसमें √5 माइनस 3 माइनस 2√6 5√8 इत्यादि, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है? क्लियर है? अब हमको आगे क्या जानना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब जानना है हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन, विभाजन यहाँ पे ध्यान दो, यानी कि आप पहले ही क्लास से विभाजन गुना भाग सीखते आ रहे हैं। तो यहाँ जो यूक्लिड विभाजन कुछ नहीं है, सिर्फ भाग है। जैसे हमने कुछ भाग दिया, जैसे हमने ले लिया 15 में 8 से भाग देना है, तो कितने टाइम चलाएंगे? कितने टाइम चलाएंगे? 15, 8 में 15 से, तो 8 वन टाइम, 8 का 8, कितना बचा? 7। तो ये जो बच गया शेषफल कहलाएगा, ये भागफल कहलाएगा, ये भाजक। तो ये जो भाजक, ये क्या है? भाज्य, भागफल, और ये क्या है? शेषफल। क्लियर है? ये क्या है? शेषफल है। तो ये कहता है ये कि ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर हम अपने शब्द में कह दें तो भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेष, शेष। ठीक, तो भाज्य क्या है? बी है, ये वाला ये है, ये वाला क्यू है, और ये वाला आर है। ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? तब हम बोल सकते हैं क्या कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर होना चाहिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होना चाहिए, जहाँ वेयर, ये वेयर का साइन, जहाँ जो आर है वो आर है वो बी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। बी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और जीरो से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। ये कहता है कि जो आर है, जहाँ आर क्या है, वो जीरो से या तो बड़ा है नहीं तो फिर बराबर है, और बी से तो हमेशा ही छोटा रहेगा। क्लियर है? अब हमने कोई दो नंबर लिए, मैंने 18 और 120, मैंने कोई दो नंबर ले लिया। ठीक है? अब कहेगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें मतलब जो इसमें बड़ी से बड़ी भी संख्या क्या है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। तो क्या करेंगे पहले कि जब हम लोग पहले की कक्षा में, लोअर कक्षा में जब हम पढ़ते थे तो क्या करते थे इसका कि 18 किस तरह से फैक्टर करते थे, फैक्टराइज करते थे। तो कितना? 2 टाइम्स 9 फिर 3 3, तो लिखते थे 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 120 का क्या होगा? 2 टाइम 60, 2 टाइम 30, 2 टाइम 15, सॉरी 3 टाइम 5 हो गया। तो क्या हो जाएगा? 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 3 इंटू 5, इस टाइम। तो अब देखना कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन है ये मिला, और ये सॉरी ये 3 यहाँ मिला, 3। तो हम देखें तो कितना मिला? 2 मिला और 3, यानी कि 6। जो 6 है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है? तो इसको एल्गोरिथम से हम कैसे निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका शेप हम कैसे निकालेंगे? इसमें जो बड़ा है उसको ए मान लेते हैं और जो छोटा है उसको बी मान लेते हैं। तो बड़ा क्या है? 120, तो ए इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? 120, और बी इज इक्वल टू 18। तो ये रोल निकाल लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा कि 18 डिविजिबल बाई 120 डिविजिबल बाई 118, तो 120 में भाग ये ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ना। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये हमको किसकी, ए हमने किसको माना? 120 को माना, तो हम लिख देंगे 120 इज इक्वल टू बी कितना है? 18,
इंटू कितने बार, फर्स्ट बार हमने कितने बार पढ़ा 6 बार, तो हम यहाँ कितना लेंगे 6 प्लस शेष कितना बचा था 12, हमने लिख दिया 12। ये पहला स्टेप, ये था फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। क्लियर है। अब शेषफल 12 बच रहा है यहाँ पे, r इज इक्वल टू 12, लेकिन जब तक क्रिया करते रहना जब r बराबर 0 ना हो जाए, ठीक है। तो फिर 18 को हमने ये माना ना, फिर 18 क्या हो गया यहाँ पे ये हो गया, तो हमने फिर 18 को ये मानेंगे। क्लियर है। अब b किसको मानना है, b किसको मानना है, ये जो शेषफल बचा, तो यहाँ पे हमने मान लिया b, जो शेषफल बचा था यहाँ पे इसका शेषफल हमको ये b हो गया था, फिर ये a का काम करने लगा था। क्लियर है। तो हमने फिर इसको हमने क्या मान लिया b मान लिया। तो b में कितने बार, तो कितने बार डिवाइड किया, कितने बार पढ़ा पड़ा था उसका, तो 1 टाइम, प्लस शेषफल कितना बचा था 6, तो हमने 6 लिया। अब अगेन ये हो गया स्टेप 2, स्टेप 2। अब देखना यहाँ पे r बराबर 6 है, 0 अभी तक नहीं हुआ है, तो ये काम हम फिर दोहराएंगे। ये जो 12 है जो पहले b का काम कर रहा था, अब वो a का काम करने लगेगा। क्लियर है। और जो शेष है अब b का काम करने लगेगा। अब 6 के पढ़ कितने बार पढ़ेंगे 12 है, तो 2 बार, 2 टाइम, देखो 2 टाइम, प्लस में शेषफल क्या है 0। अब यहाँ तक स्टॉप, स्टेप क्या है, स्टेप 3। अब यहाँ पे क्या हो जाना है, रुक जाना। क्यों रुक जाना, क्योंकि हमको यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो जब शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो HCF है वो क्या है 6, क्योंकि 6 से हमने जब 6 के बाद हमने जब पढ़ा तो क्या हो गया, ये जो ए है वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो वो उसका HCF क्या हो जाएगा वही हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से बनाना है। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है। और इसमें देखना कि बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है और छोटा ये है। तो जो बड़ा है उसको हम क्या मान लेते हैं, सबसे फर्स्ट में उसको हमने ये मान लेते हैं। हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12576, सिंपली। क्लियर है। और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 4052, ये ध्यान देना अपने को। तो एल्गोरिथम क्या कहता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा कि 12576 इज इक्वल टू 4052। अब 4052 से कितना तक डिवाइड कर सकते हैं वापस, तो मेरे हिसाब से तीन बार। ठीक है, आप लोग करके देखिए 3 बार, तो शेष कितना बचेगा वो प्लस में हम इसको हमने क्या किया कि जो 4052 था उसमें 12576 में भाग लगाया। अब 3 से ज़्यादा बार हम लगा भी नहीं सकते, तो जब हमने 3 बार लगाया तो 420 शेष बचा, यानी कि अब आ गया, यानी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो हमने लिख दिया 4000 इंटू 3 प्लस में, और शेष कितना बचा 420 बचा, तो हम 420 लिख दिया। अब जो पहले बी था अब वो ए का काम करेगा ना, अब जो पहले बी था लेकिन अब वो किसका काम करेगा ए का, तो अब वो हो गया भाज्य ना, तो भाज्य बराबर अब ये जो शेषफल बचा है वो किसका काम करेगा बी का, यानी कि 420 हो जाए, 420 यहाँ पे बी का काम करेगा। तो अब क्या करना है कि 4052 में हम भाग देंगे ना 420 से। अब देख रहे 10 बार लगाएंगे तो 4200 समथिंग आएगा, तो हम 9 से लगाते हैं कि बार 9 टाइम, तो 9 जीरो आएगा। ठीक है, 9 दूना 18 के 8, हासिल 1, 9 चौके 36, 1 37, यानी 3780 आ गया। अब यहाँ 2 बच्चा, 15 में से 8 गया 7 बच्चा, ये कितना बचा 9 में से 7 गया 2 बच्चा, ये कैंसिल, यानी 272। तो कितने बार में इंटू 9 प्लस में कितना बचा 272 बच्चा। अब आर क्या बच गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। अब अभी यहाँ आर गया अभी 0 नहीं हुआ है, तो अभी हम एक काम करते जाएंगे। अब यहाँ जो बी है अब ये ए का काम करेगा, यानी कि जो 420 है वो किसका काम करेगा ए का काम करेगा, अब वो भाज्य बन जाएगा। और जो 272 है वो बी का काम करेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे हम कि 272 में कितने बार पढ़ेंगे, 272 में 400 कुछ समथिंग हो जाएगा, तो एक ही बार लगाएंगे, यानी कि 420 272 डिवाइड करते 1 टाइम 272, ये कितना 8 बच्चा, 11 में से 7 गया तो 4 बच्चा, ये 3 में से गया 148 बचा, तो इंटू 1 टाइम प्लस में 148 बचा, यानी कि आर बराबर अभी भी यहाँ 0 नहीं हुआ है। तो अब ये जो बी है अभी किसका काम करेगा 272, अभी ए का काम करेगा, और ये जो 148 है वो किसका काम करेगा बी का काम करेगा। अब देखते हैं 148 तो 148 में डिवाइड करेंगे आप इसे 272 से। अब 124 से कितने बार में 172 कटेगा, तो कटेगा तो नहीं पूरा पूरा, तो एक 1 टाइम लगाते हैं, तो 1 टाइम लगाएंगे तो शेषफल ये क्यू का काम एक क्यू हो गया, और यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा 124 बचेगा, 124 बचेगा, 5 में से 4 गया, और सॉरी 6 में से 4 गया 2 बचेगा, और ये कि 124 शेष बचा। अब ये आर अभी भी ये 0 नहीं हुआ है, तो ये जो बी है वो ए का काम करेगा, तो ए क्या हो गया 148 इज इक्वल टू, अब किसका काम करेगा ये जो 124 है बी का काम करेगा 124 बी। अब देखिए कि 124 अब 124 है वो 148 जब डिवाइड करेंगे 1 टाइम लगाएंगे तो कितना बचेगा 24 बचेगा,
24 बचा। अब आर भी यहाँ अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, तो शेषफल क्या बचा, 24 बचा। और 24 के बाद क्या हो गया यहाँ पे, और ये जो बी का काम कर रहा था बी का काम करेगा, और ये जो 24 जो शेषफल बचा था बी का काम करेगा। तो 24 5 टाइम हमने लगाया, तो 5 टाइम में 4 शेष बचेगा। ठीक है, तो अब ये जो 24 है वो ए का काम करेगा, और ये जो शेषफल बचा था बी का काम करेगा। तो 4 के पहाड़ा में 6 बार में 24 आ जाएगा, तो अब यहाँ आर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ आर 0 हो गया, तब हम प्रोसेस करना क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। प्रोसेस करने को करेंगे, स्टॉप कर देंगे। और स्टॉप करने के बाद देखेंगे कि बी क्या था यहाँ पे, भाजक क्या था, तो भाजक था 4, तो एच सी एफ क्या हो गया, 4 हो गया। इस बात को ध्यान देना, इस तरह से बनाना है। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या है कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो है कि 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई भी संख्या हो सकती है। क्लियर है। तो क्या है कि जो पॉजिटिव सम पूर्णांक है वो 2q के रूप में होता है। 2q प्लस में r बराबर कुछ दिया हुआ नहीं है, यानी कि r 0 भी हम लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि 2q प्लस 0 के रूप में होता है। और पॉजिटिव सम पूर्णांक क्या हो सकता है, सम संख्या यानी 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, एंड सो ऑन, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो बराबर यानी ए का काम करेगा। और बी हमेशा हमको दिया है, बी हमेशा दिया है 2, यानी 2q रहेगा ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1, यानी q बराबर यहाँ पे 1 आ गया, प्लस में 0, 0 तो है, 0 भी दिया, r बराबर 0 दिया, यानी r 0 आना चाहिए हमेशा। क्लियर है। तो 2q प्लस 0, अच्छा ये तो समझिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी एक 2 इंटू 2 प्लस 0, 2 इंटू 3 प्लस 0, 2 इंटू 4 प्लस 0, 2 इंटू 5 प्लस 0। अब यहाँ हमें समझ में क्या आ रहा है, ये सब क्या है, धनात्मक संपूर्णांक, धनात्मक संपूर्णांक है। और ये जब हम एल्गोरिथम से सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो 2q प्लस 0 के रूप में आ रहा है, यानी कि 2q प्लस 0 के रूप में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जितने सारे जो पूर्णांक हैं, जो संपूर्णांक है, वो 2q प्लस 0 के रूप में होता है। यानी 0 हम नहीं लिख सकते, यानी हम इतना भी कह सकते हैं इसको कि ये 2q के रूप का होता है, इतना भी हम इसको कह सकते हैं। क्लियर है। यानी सब 2q के रूप में हो रहा है, जहाँ q क्या है, कोई धनात्मक कोई पूर्णांक है, तो है ना पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, मतलब इस तरह से हो सकता है। और ये 2 दिया है और r भी दिया था यहाँ पे, और हमको संपूर्णांक का निकालना था, तो हमने बता दिया कि सच में 2q के रूप का होता है। अब अगला पार्ट क्या है कि अब ये भी साबित करना है कि जहाँ क्या है कि विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। अब क्या था, अब प्लस निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1 के रूप का होगा, ये भी ध्यान देना है। अब विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11, इतना कुछ समझ में ध्यान देना है। अब क्या है, 2q है, 2 तो रहेगा ऑलरेडी, q यानी 0 टाइम लगाएंगे, तो 2 के पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है। अब देख लेते हैं ना इधर, अब क्या है यहाँ पे देखना है, देखिए मान के चलिए 2q है हमारे पास, कि 2 था, 2q प्लस 1, हमने 1 किया है विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या तो 2 इंटू 0 प्लस कितना बचेगा 1। अब भाग देके देखिए, 2 से 1 में 0 बार पढ़ा हमें, तो 0 आया, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। सक्सेसफुल कितना बचा, 1। पॉइंट में नहीं करना, ये बात, ये चीज़ ध्यान देना है कि पॉइंट में नहीं लाना, सिर्फ पूरा पूरा नंबर रहना चाहिए, पूर्णांक रहने देना है। तो सक्सेसफुल कितना बचा, 1 बचा। तो इसी तरह से हम देखते हैं, तो सक्सेसफुल यहाँ पे 1 बचा। अब 3 से देखते हैं, तो 2 इंटू 1, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, और 3 में से घटाएंगे तो 1 शेष बचेगा, तो यहाँ पे भी 1 शेष बचा। अब इसको क्या है, 2 इंटू 2 प्लस कितना शेष बचेगा, 1 ही बचेगा इस हालत में भी, 2 दूना 4, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो शेष कितना बचेगा, 1। 2 इंटू 3 प्लस में 1, 2 इंटू 4 प्लस में 1, 2 इंटू 5 प्लस में। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 एंड 2q प्लस 1। तो हम कह सकते हैं सबको कि हाँ ये जो है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है, इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि जो विषम पूर्णांक है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। नंबर तीसरा क्या क्या कहता है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, 4q प्लस 3 के रूप का होता है। अच्छा एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर मान के चलिए कोई भी अगर भाज्य है, भाजक, ये क्या है, भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेष, तो जो शेष है हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। अगर 5 है, भाजक 5 है, तो शेषफल या तो 4 होगा, 3 होगा,
2 होगा, 1 होगा, ये चारों में से कोई एक होगा। अगर भाजक 6 है तो शेषफल 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो 4 है वो भाजक का काम कर रहा है, ये जो 4 है वो भाजक का काम कर रहा है, और यहाँ शेषफल क्या बच रहा है, 3 और 1। और ये इसलिए 2 भी बच सकता था, लेकिन ये इसलिए बच सकता है कि यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, तो विषम पूर्णांक इसलिए यहाँ चाहे 3 बचेगा, नहीं तो फिर 1 बचेगा 4 से भाग देने पे। क्लियर है? तो आइए हम समझते हैं इस बात को आसानी से। अब क्या है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक यहाँ पे देखना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव विषम विषम पूर्णांक। क्लियर है? पूर्णांक बराबर क्या है, या तो 4q प्लस 1 के रूप में हो सकता है, या तो 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है। अब विषम पूर्णांक क्या क्या हो सकता है, ये भी ध्यान देना है। विषम पूर्णांक 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 के बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है, 11, 13 और 15, ये भी ध्यान देना बात को। अब यहाँ पे क्या है, भाजक क्या है, 4 है, डिवाइडर क्या है यहाँ पे, 4 है, तो हम सब में 4 से भाग देंगे। अब देखिए एक में हमने 4 से भाग दिया तो कितना बचा, 0 पर हम देखा, पॉइंट में नहीं लाना, ये भी बात ध्यान देना भी, इसमें चैप्टर में पॉइंट में कभी भाग नहीं देना है। तो 0 पर हमने पढ़ा तो 0 आया, यानी कि 0 यानी शेषफल कितना बचा, 1, ठीक है। 3 में भाग देंगे हम 4 से, तो 0 टाइम 0, 3 शेष बचा। 5 का देख लेते हैं 4 में, तो 1 टाइम 4, 1 बचा। 7 में देख लेते हैं 4 से, 1 टाइम 3 बचा। 6 में सॉरी 9 में देख लेते हैं 2 टाइम्स 8, 1 शेष बचा। 11 में देख लेते हैं 3 बचा। 13 में देख लेते हैं 3 टाइम्स लगा सकते हैं, 1 बचा। 15 में देख लेते हैं 3 टाइम लगा सकते हैं, 3 बचा। मतलब ऐसा कुछ भी आप आगे भी ले लो, 15 पर से 17, 17, 19, 21 कुछ भी आप ले सकते हो, तो फिलहाल आप इतना देख लो। अब हर केस में ये क्या, अब जब हमने 1 लिया तो क्या है कि 4 इंटू 0 प्लस में 1 शेष बचा, ठीक ना। लेकिन जब हमने 3 लिया तो 3 लिया तो क्या बचा, 3 लिया तो क्या बचा, 4 इंटू 0, 0 प्लस में 3 बचा। जब हमने 5 लिया तो 4 इंटू 1 और प्लस में 1, और जब हमने 7 लिया तो क्या बचा, 4 इंटू 1 प्लस 3। जब हमने 9 लिया तो 4 इंटू 2 प्लस 1। जब हमने 11 लिया तो 4 इंटू 2 प्लस 3, शेष कितना बचा, 3 बचा। जब हमने 13 लिया तो क्या हो गया कि 4 इंटू 3 प्लस में कितना बचा, 1। जब हमने 15 लिया तो कितना बचा, 4 इंटू 3 प्लस में 3। अब देखने वाली बात ये है टोटल मिला के कि हमने ये क्या हमने लिया इधर धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक लेने के बाद ये जो 4q प्लस 1 है, यहाँ पे डिवाइडर क्या है, यानी भाजक क्या है, 4 है, और 4 से भाग देने पे या तो 1 शेष बचा या तो 3 शेष बचा, या तो 1 बचा या फिर 3 बचा। अब देख सकते हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया ना 4q प्लस 1, ये क्या हो गया 4q प्लस 3। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो संख्या है धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होता है। क्लियर है, होता है। अब जहाँ बी का चेंज होएगा, जब बी का वैल्यू चेंज होगा तो शेषफल का भी वैल्यू चेंज होता जाएगा, ये भी बात ध्यान रखना है। क्लियर है, जब बी का चेंज होगा तो शेषफल का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं आसानी से कि ये 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के रूप का होता है। क्लियर है। नंबर 4 क्या कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 320 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। क्लियर। अब मान के चलिए कि हमारे पास एक ट्रे है। क्लियर है, अब हमारे पास एक ट्रे है, हमारे पास इस तरह से एक ट्रे है ना, इधर बर्फी का बादाम रखा जा रहा है और इधर बादाम का, ठीक है। यानी कि ये जो है ये मान के चलो पी है, यानी पी इस तरह से रो, इस तरह से कॉलम क्या क्यू है, ये मान के चलो कि हमको रखना है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हटाएंगे इस जगह पे, इस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा हटाएंगे, हाँ, ताकि क्या हो कि बर्फी ज़्यादा से ज़्यादा हटे, बर्फी ज़्यादा से ज़्यादा हटे। तो कह रहा है कि ये क्या हो जाएगा इसका, इसकी संख्या क्या हो जाएगा कि पी इंटू क्यू, इसी संख्या का पी, और इसको मान लो आर।
इसको मान लो आर। ये जो बादाम की ढेरी जो है, इसको इस तरह से संख्या मान लो, इस तरह से भी बैठाएंगे ना इधर, इस तरह से भी, और इसको इस तरह से भी बैठाएंगे, यानी कि इधर की जो संख्या है लाइन में जो बर्फी रखी गई है वो क्यू है, ठीक ना। और इधर जो रखी गई है वो कितना है, पी है। तो ये भी तो समान ही होगा, तो ये भी पी है, और ये इधर जो रखी गई है वो क्या है, क्यू है। तो क्या होगा, बर्फी, बर्फी है, क्लियर है। और क्या है, पी इंटू आर, ये क्या है, बादाम है, ये काजू है, और ये क्या है, बादाम है। ये बात ध्यान देना है। तो ये जो यहाँ पे तो पी तो समान है, आर डिफरेंट है ना। तो ये जो उभयनिष्ठ क्या हमको निकालना है, वो पी बराबर वाट निकालना है। यानी कि इस लाइन में हमको कितनी भरी जा सकती है, हमको पी बराबर निकालना है। तो सिंपली क्या करना है कि एल्गोरिथम लगा के, काजू की कितनी बर्फियाँ हैं, काजू काजू कितनी बर्फियाँ, 320 है, और बादाम की 130 है। तो अब इसमें बड़ा कौन है, बड़ा कौन, हमेशा ये माना। तो ए इज इक्वल टू 320, और बी बराबर कितना है, 130। तो हम लगा देते हैं अभी एल्गोरिथम कि 320 इज इक्वल टू 130, 130 प्लस, सॉरी 130 इंटू, अब देखो 130 में हम भाग लगाते हैं, 130 में भाग भाग लगाने पे कितना बचेगा, देखिए 130, 320 था, 320, तो 130 दो बार लगा के देखते हैं, 0 3 दूना 6, फिर 260 आया, तो दो बार लगाते हैं, दो बार कितना है, 260। तो ये 0 12 में से 6 गया तो 6 करो, यानी कि 60 बचा। तो यहाँ पे वापस क्या लिख सकते हैं, तो प्लस में 60, 60 बचा। अब ये जो बी है, अब ए का काम करेगा, क्योंकि आर यहाँ 0 अभी तक नहीं हुआ है। तो ये 320, सॉरी 130 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर ये जो आर है वो भी बी के काम करेगा, 60 इंटू 60 दूना 120, यानी दो बार, तो कितना बचा, 120, तो 10 बचा, ठीक है। अभी 60 किसका काम करेगा, सॉरी अभी 60 किसका काम करेगा, ए का काम करेगा, और बी का काम करेगा शेषफल, यानी 10 गुने 6 प्लस में 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, शेषफल 0। तो हम कह सकते हैं क्या, भाज्यता। तो हम लिख सकते हैं कि बी क्यू बराबर क्या आ गया, ये जो क्यू है, ये जो संख्या इधर रखा गया है वो क्या है, क्यू है। कितनी संख्या में रखी, कितने लाइन में रखा गया है, तो 10 लाइन में रखा जा सकेगा, तो कम से कम बचेगा। तो हम लिख सकते हैं कि, तो क्या पूछा है, तो प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, तो प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है, रखी जा सकती है, ऐसे बनाना है। इसमें दो बातों को खास करके ध्यान देना इस चैप्टर में। पहली बात है कि यूक्लिड एल्गोरिथम और प्रमेय का दोनों सेम ही है। यूक्लिड एल्गोरिथम का या फिर यूक्लिड प्रमेय का करो, दोनों बात एक ही है। और दूसरी बात ये कि ये, यानी हमने जो फर्स्ट वाले था यूक्लिड प्रमेय का में, ए जिसको मानते हैं वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, और बी भी क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना, यानी पॉजिटिव के लिए है ये फॉर्मूला, ये बराबर बी के प्लस आर, क्लियर है। तो ये दो बातों को खास करके इस चैप्टर में ध्यान देना है। थैंक यू। फिर आगे हम लोग चैप्टर करेंगे कल, फिलहाल के लिए थैंक यू।